विशेष खबर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अजय कुमार दुबे एक खास मुद्दे पर चर्चा के लिए साथ हैं। पिछले दिनों मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अदालत ने एक फैसला दिया, 2 साल की कैद की सजा सुनाई। उसके बाद कानूनन तरीके से उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके बाद पूरे देश में बहुत सारे तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ अजय कुमार दुबे जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, ये बताएं कि राहुल गांधी का केस, ये अवमानना का मामला आखिर है क्या? इसमें वर्मा साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी आपको कानून के विद्यार्थी होने के नाते पूरा बताना मेरी जिम्मेदारी है। ये मामला ये है कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटका के कोल्लार में आम चुनाव के अंदर एक रैली होती है, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरनेम को चोर कहते हैं, जो इस तरह एक राजनेता को नहीं कहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और फिर क्या होता है कि उससे आहत होकर पूर्णेश मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के सूरत वेस्ट से एमएलए हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने उस सरनेम से के ऊपर चोर कहने के ऊपर आहत होकर उन्होंने क्या किया कि अदालत के अंदर में केस कर दिया। और ये केस आईपीसी के धारा 499 और 500 के अंदर किया, जो डिफेमेशन सूट का केस बनता है। फिर अदालत ने 4 साल बाद 2023 में 23 मार्च 2023 को अदालत एक फैसला सुनाती है, जिसमें 2 साल के लिए उनको सजा सुनाती है और उनको कन्विक्ट करती है कि हाँ, मोदी चोर है, स्वर्णिम इनको नहीं कहना चाहिए, जो इन्होंने कहा है। और ये साबित हो गया न्यायालय के अंदर। मामला यही नहीं थमा, इसमें बड़प्पन तब होता जब राहुल गांधी जी ये कह देते, उसमें प्रोसीडिंग के दौरान ये कह देते कि नहीं, चलिए मुझे माफ कर दीजिए मोदी जी, पूर्णेश मोदी जी, ये गलती से मुझे निकल गया, कोई इंटेंशन नहीं था। तो वो शायद मोदी जी उस समय मान जाते और हिंदुस्तान का हर नागरिक उसको मानने के लिए तैयार होता है। लेकिन उनकी एडामेंट इस तरह की है, वो इस तरह के उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है कि उन्होंने ये करने से मना किया और बड़े ही हल्के में ले लिया डिफेमेशन सूट को। और लेने के बाद अंततः न्यायालय ने सजा सुनाई। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके आर्टिकल 102 के अंदर 1 में ये ऑटोमेटिक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीता हुआ व्यक्ति है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के अंदर में अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप हो जाती है संसद से। और संसद सचिवालय ने डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर दी। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जुडिशरी और सरकारी मशीनरी सरकार के दबाव में काम कर रही है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल मैं असहमत हूं। जुडिशरी अपना काम कर रही है, सरकार की और भी मशीनरी, ईडी, सीबीआई, ये सारी जितने भी सरकार के अभिन्न अंग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। जुडिशरी उस समय दबाव में काम करती थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं और पूरी पुलिस, वहां पे पैसे भी बांटे जाते हैं, पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल होता है, सरकारी बिजली का इस्तेमाल होता है, सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल होता है, और फिर वो भारी मत से चुनाव जीतती हैं। और फिर उसके बाद आपको सारा एपिसोड पता ही है कि राजनारायण जी फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस करते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी जी कन्विक्शन करार दी जाती हैं, फिर उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये मामला जुडिशरी उस समय दबाव में काम कर रही थी। आज के डेट में सारी मशीनरी अपनी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं, देश में ही नहीं विदेशों तक में कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है जी। लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र उस समय खतरे में था जब 1962 की लड़ाई में अक्साई चीन को नेहरू जी ने चाइना को दे दिया। लोकतंत्र उस समय खतरे में था जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया। लोकतंत्र 1984 के दंगे में खतरे में था। लोकतंत्र 1975 से 1977 के में खतरे में था। 84 के दंगे में खतरे में था। एक बूढ़ी औरत, मुसलमान औरत, उसने क्या किया कि अपने मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करती है और अपील में उसके फेवर में फैसला आता है कि मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, वो 125 सेक्शन सीआरपीसी के तहत। लेकिन ये उस फैसले को पलट करके एक नई कानून बना देते हैं। उस समय लोकतंत्र खतरे में था। लोकतंत्र 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव
अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 एमपीओ को खरीद फरोख्त करते हैं, उस समय लोकतंत्र खतरे में था। मेरे ख्याल से लोकतंत्र उस समय खतरे में था जब संसद में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान राहुल गांधी विधेयक को फाड़ देते हैं, उस समय संसद खतरे में था। आज के डेट में खतरे में। आपका मानना यह है कि लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है, लेकिन आप कुछ वजह बताएं, क्योंकि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है, तो कुछ ऐसे आप मोदी सरकार ने ऐसे क्या काम किए जिससे आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है? देखिए जी, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर गिनाने बैठूं तो ये आपको एक 2-4 घंटे का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, लेकिन मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो है कि 2019 के अंदर में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 335A खत्म करती है और 2 विधान का कॉन्सेप्ट जो इस देश के अंदर चल रहा था उसको खत्म करती है। उस समय लोकतंत्र की सुरक्षा होती है, मोदी जी ने सुरक्षा करी। उस समय मोदी जी ने लोकतंत्र की सुरक्षा करी जब वो 22 किलोमीटर घुस करके बर्मा के अंदर में और सर्जिकल स्ट्राइक करके और वहां 158 से अधिक उग्रवादियों को वहां खत्म करते हैं। उस समय लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब वो एयर स्ट्राइक करते हैं। लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। लोकतंत्र उस समय मजबूत होता है जब 2017 में और एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है ट्रिपल तलाक को और मुस्लिम महिलाओं के फेवर में एक कानून पास होता है। उस समय लोकतंत्र मजबूत होता है। ये राहुल गांधी जी को इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। और इतनी तो क्योंकि ये 20 साल से ज्यादा से सांसद हैं, लेकिन इनको देश के बारे में क्या है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, इसकी सबसे पहले शिक्षा उनको अपने ही राजनीतिक दलों से लेनी चाहिए। दुबे जी, राहुल गांधी के मुद्दे पर अदालत से सजा मिली, संसद की सदस्यता उनकी चली गई, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के ऊपर ये बात उल्टा पड़ने वाला है? पूरा विपक्ष इसको लेके लामबंद हो रहा है। इसमें क्या है जी, इसमें बड़ा स्पष्ट मेरा मानना है कि विपक्ष लामबंद होना लाजमी है। अब नहीं होगा तो कब होगा? मोदी जी इस देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, भारत का डंका बज रहा है। जहां भारत की आवाज सुनी जा रही है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इन विपक्षी दलों को एक साथ आना स्वाभाविक इसलिए है कि जहां तक केजरीवाल जी की बात है, केजरीवाल जी के 2 मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल जी खुद कटघरे में अब आने वाले हैं। ममता बनर्जी जी के आधे से ज्यादा मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। आपके आजम खान जो समाजवादी पार्टी के हैं वो हवा खा करके और उनकी सदस्यता चली गई। आपके जो केसीआर हैं तेलंगाना के, उनकी बिटिया के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तो ये सभी लोग एक साथ आएंगे और बड़ी एक अच्छी मैं बात बता दूंगा आपको, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो बहुत सारे विष भी निकल कर आए और ये 2024 में ये समुद्र का मंथन चल कर रहे हैं मोदी जी। और ये सभी विष जब निकल कर आएंगे तभी आइडेंटिफाई होगा कि देश के साथ कौन है और देश के विरोध में कौन है। तो मानना यह है कि हमाम में जितने भी लोग नंगे हैं वो सब एक साथ जुट हो रहे हैं, एक साथ मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी, उनका एकमात्र कोई विजन, कोई मिशन, किसी तरह का कोई इनके देश के प्रति के देश कैसे आगे बढ़े, इसका कोई भी प्रारूप इनके पास नहीं है। सिर्फ मोदी कैसे कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको हटाना ही एकमात्र उद्देश्य है और इस उद्देश्य से देश की जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। चलिए दुबे जी, शुक्रिया, आपसे बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई। दर्शकों के साथ यही विराम लेते हैं। अगले किसी खास मुद्दे को लेकर किसी खास शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।